सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Hello student, today we are going to do our 14th chapter of class 5th EVS book, that is our universe, हमारा ब्रह्मांड। उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So student, चलिए शुरू करते हैं। Before starting this chapter, first we will understand what we are going to study in this chapter. चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। जो फर्स्ट चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है द डिफरेंट फोर्सेस ऑफ नेचर। नेचर में जो डिफरेंट फोर्सेस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटी एज द फोर्स दैट कीप्स प्लैनेट्स, द ऑर्बिट अराउंड द सन एंड द मून in orbit around the earth, causes of four phases of moon, different heavenly body in the solar system, physical characteristic of the moon। ये जो सभी चीजें हैं इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये सब चीजें क्या होती हैं वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। We see many objects and few events taking place in the sky। हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट और कुछ इवेंट देखते हैं जो आसमान में होते हैं। Man has always been fascinated by the various objects in the sky। जो मैन है यानी मनुष्य है, आदमी है, वो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है, मीन्स बहुत ज्यादा उत्सुक होता है कि ये जानने के लिए कि जो ये स्काई है, हमारा आसमान है, इसमें जो ये डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं ये क्या है। विच मेक्स अप यूनिवर्स, जो कि यूनिवर्स को बनाते हैं, ब्रह्मांड को बनाते हैं। ऑल हेवनली बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। द क्लोजर द टू बॉडी, ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग बिटवीन देम। अगर दो बॉडी मीन्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो बॉडीज जो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, इसका मतलब ये है कि वहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा है। दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कॉजेज द प्लैनेट टू मूव अराउंड द सन। ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, इसी की वजह से अर्थ के चारों तरफ जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो घूम पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये प्लैनेट दिए हुए हैं, इनके नाम आपको यहाँ पे अपने बुक्स में भरने हैं। ये कौन से प्लैनेट हैं, इनका नाम क्या है, वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। दिस सोलर सिस्टम, अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम यानी सौर प्रणाली, ये क्या होता है इसके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड इट्स प्लैनेटरी ऑफ 8 प्लैनेट एंड देयर मून्स। जो सोलर सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है, सन होता है और उसके 8 प्लैनेट होते हैं। उस 8 प्लैनेट के जो मून्स होते हैं वो होता है हमारा सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम इज शेप लाइक अ डिस्काउंट फॉर्म, अ टीनी पार्ट ऑफ गैलेक्सी अराउंड द कॉल्ड द मिल्की वे। सोलर सिस्टम जो है वो हमारे गैलेक्सी का, हमारे ब्रह्मांड का एक पार्ट है जिसे हम मिल्की वे भी कहते हैं। द 8 प्लैनेट दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये जो 8 प्लैनेट है इनका नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये सन के चारों तरफ घूमते हैं, सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट होती है, उस पे घूमते हैं। द प्लैनेट लाइक ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ लंप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड और माइनर प्लैनेट ऑर्बिटिंग मेनली मार्स एंड जुपिटर। ये जो प्लैनेट है जो कि कुछ लंप ऑफ ऑब्जेक्ट से बने हुए हैं, कुछ रॉक से बने हुए हैं, मीन्स पत्थरों से बने हुए हैं, जिसे एस्ट्रॉइड और माइनर प्लैनेट भी कहते हैं, जो मेनली मार्स और जुपिटर पे होते हैं। बॉडीज ऑफ डस्ट, फ्रोजन गैस कॉल्ड कॉमेट।
जो डस्ट धूल से भरे हुए कुछ बॉडीज होते हैं, कुछ फ्रोजन से बने हुए बॉडीज होते हैं जिसे हम कोमेट कहते हैं। ऑल प्लैनेट ऑर्बिटिंग मेनली मार्स एंड जुपिटर, ये जितने भी प्लैनेट्स होते हैं जो मेनली मार्स और जुपिटर के चारों तरफ घूमते हैं। All planets have almost circular orbit that lie within a nearly flat disk called ecliptic plane. जो ये सभी प्लैनेट होते हैं ये एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, इस सर्कुलर पाथ को इक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं। सोलर सिस्टम इज ऑल्सो होम टू अ नंबर ऑफ रीजन पॉपुलेटेड बाय स्मॉल ऑब्जेक्ट। जो सोलर सिस्टम है वो घर है बहुत सारे पॉपुलेटेड छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट हैं उनका घर है सोलर सिस्टम। द सन, अब सन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ अ सोलर सिस्टम, ये एक स्टार है जो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। It is almost perfectly spherical and consists of hot plasma. ये एकदम स्पेरिकल यानी गोल होता है और ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। It has a diameter of about इतना किलोमीटर, ठीक है, मतलब 13,92,684 किलोमीटर की डायमीटर होती है। डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट? ये सर्कल है, जस्ट सपोज कीजिए आप, क्या होता है डायमीटर? ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की जो ये लाइन होती है इसको हम कहते हैं डायमीटर, ओके। तो जो सन है उसका डायमीटर इतना किलोमीटर है। इट इज एट अ डिस्टेंस अबाउट 449.6 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, और ये अर्थ से इतने किलोमीटर दूर है। एट दिस एवरेज डिस्टेंस लाइट ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ इन अबाउट 8 मिनट एंड 19 सेकेंड। जो इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, इस डिस्टेंस के एवरेज के अकॉर्डिंग जो सन की लाइट है वो अर्थ पर आते आते 8 मिनट 19 सेकेंड लगा देती है। मीन्स ये अगर आपका सन है, ठीक है, ये छोटा सा आपका अर्थ है, तो यहां से जो सनलाइट आएगी यहां तक, वो आने में 8 मिनट और 19 सेकेंड लगाती है, ठीक है। The energy of this sunlight support almost all life on the earth by photosynthesis and drives earth climate and weather. ये जो एनर्जी सनलाइट से अर्थ को मिलती है ये अर्थ पे जितने भी लाइफ है उन सबको सपोर्ट करता है, उन सब के लिए जरूरी है। और इस अर्थ की जो सन से एनर्जी अर्थ पर आती है, मीन जो सन से रे अर्थ पर आती है, वो अर्थ के क्लाइमेट और वेदर, जो हमारा सीजन है, हमारा जलवायु है, गर्मी सर्दी, ये सब जो है, ये सब सन के इस लाइट की वजह से ही अर्थ पे पॉसिबल है। The enormous effect of the sun on the earth has been recognized since prehistoric time, and the sun has been regarded by some culture as a deity. जो इनॉर्मस इफेक्ट है सन का अर्थ पे, वो बहुत तरीकों से रिकॉग्नाइज किया, वो पहले भी रिकॉग्नाइज किया गया है, और जो सन है उसे बहुत सारे कल्चर में, मीन्स हमारे जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वहां पे उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दिया गया है। An accurate scientific understanding of a sun developed slowly, and as recently as the 19th century, prominent scientists had little knowledge of the sun's physical composition and source of energy. जो एक्यूरेट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है सन के रिगार्डिंग, मीन्स सन को समझने के लिए जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, जो सन धीरे धीरे डेवलप हुआ है 19th सेंचुरी में, साइंटिस्ट ने ये पता किया कि जो 19th सेंचुरी तक साइंटिस्ट जो है वो सन की कंपोजिशन, सन कैसे बना, इसकी सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन जो इसकी एनर्जी है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सब के बारे में साइंटिस्ट को नॉलेज मिली। दिस अंडरस्टैंडिंग इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, आज भी साइंटिस्ट इसकी खोज कर रहे हैं।
देयर आर नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज एनोमोलीज इन द सन्स बिहेवियर दैट रिमेन अनएक्सप्लेन्ड। आज भी बहुत ज्यादा ऐसी कंफ्यूजन है सन के बिहेवियर को लेके जो समझ नहीं पाई गई है अभी तक, मीन्स अनएक्सप्लेन है, जो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। अब बात करते हैं द प्लैनेट की। अब प्लैनेट इज द सेकंड लार्जेस्ट स्पेस ऑब्जेक्ट इन सोलर सिस्टम। जो प्लैनेट है वो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम में। द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट, दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ घूमता है और सन की जो लाइट है वो इस पे रिफ्लेक्ट करते हैं। 8 planets have been discovered in our solar system, that is Mercury, Venus, Earth, Mars are the planet close to the sun. They are called inner planet. अभी तक 8 planet का डिस्कवर किया गया है, जो जिसमें से 4 जो है वो सन के पास है, इसलिए उन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है। कौन से वो 4 प्लैनेट है जो अर्थ के पास है? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये जो प्लैनेट है ये अर्थ के पास, सन के पास में है, इसलिए इन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है। द इनर प्लैनेट आर मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ द रॉक। जो ये इनर प्लैनेट है ये मोस्टली रॉक से बने, पत्थर से बने। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर द आउटर प्लैनेट। दीज प्लैनेट आर लार्ज बॉल ऑफ गैस विद रिंग अराउंड देम। ये जो 4 प्लैनेट है ये बहुत दूर है, मीन सन से ये काफी दूर है, इसलिए इन्हें आउटर प्लैनेट कहा जाता है। और ये प्लैनेट गैस से बने हुए हैं। ये 4 प्लैनेट किससे बने हुए हैं? रॉक से बने हुए हैं। और ये जो प्लैनेट है ये किससे बने हुए हैं? गैस से बने हुए हैं। चलिए अब थर्ड, द अर्थ। अब अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड डेंस्ड एंड द 5th लार्जेस्ट ऑफ द 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, जो ये प्लैनेट है अर्थ जो है वो तीसरा प्लैनेट है सन का। मीन सन, यहाँ पे एक प्लैनेट है, फिर एक प्लैनेट है और फिर अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ और सन के बीच में कितने प्लैनेट है? टोटल 2 प्लैनेट है और अर्थ तीसरा प्लैनेट है। ठीक, और अर्थ जो है वो 5वां बड़ा प्लैनेट है। इट इज ऑल्सो लार्जेस्ट इन सोलर सिस्टम फॉर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये चौथा सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, मतलब ये चौथा ऐसा प्लैनेट है जिसमें जमीन ज्यादा है। इट इज समटाइम रेफर्ड टू एज द वर्ल्ड द ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट। कभी कभी इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ का दूसरा नाम क्या है? ब्लू प्लैनेट। द अर्थ फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 4.54 बिलियन ईयर अगो and life appeared on its surface within 1 million year। जो अर्थ है वो अप्रोक्स इतने मिलियन साल लगे उसे बनने में, और लाइफ जो यहाँ पे पॉसिबल हो पाई है वो 1 बिलियन ईयर में ही पॉसिबल हो पाई है। लुकिंग एट द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द क्रॉस सेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन आइडेंटिफाई 3 मेन पार्ट। अर्थ के स्ट्रक्चर को समझते हुए हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के 3 मेन पार्ट हैं। पहला है कोर, देन मेंटल, देन क्रस्ट। कोर क्या होता है? इट इज द वेरी सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इज सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर। द इनर कोर इज सॉलिड एंड मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल मेटल, while outer core is semi-liquid molten iron metal। ये अर्थ के सेंटर में होता है जहां पे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, मीन जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जो इनर कोर है वो आयरन और निकल से बना है, और जो आउटर कोर है वो सेमी लिक्विड है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा लिक्विड, थोड़ा थोड़ा पानी है, तरल है, मोल्टन और आयरन मेटल से बना है। अब बात करते हैं मेंटल। द मेंटल इज made up of rock material and is sandwiched between the core and the crust। जो मेंटल है वो रॉक मटेरियल से बना हुआ है और वो एक तरीके से वो कोर और सैंड क्रस्ट के बीच में आता है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली सॉलिड रॉक बट द अपर मेंटल इज actually a layer of semi-liquid molten rock called magma। This magma flows slowly underneath the crust। जो मेटल है वो
रॉक और क्रस्ट के बीच में आता है। इसके बीच में एक लिक्विड है, मोल्टन लिक्विड रॉक है, जिसे मैग्मा कहते हैं। क्रस्ट, it is a relatively thin outermost layer of rock that float above the metal. It is made up of solid rock which are divided into a continental and oceanic plate. These plates fit together like piece of a puzzle. जो क्रस्ट है वो फ्लोट मीन्स वो मेटल के बाहर होता है और ये दो पार्ट में डिवाइड है, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट में। अब बात करते हैं द मून की। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। जो मून है वो इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का और पांचवा लार्जेस्ट सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम में। It is the natural satellite of planet in the solar system relative to the size of its primary, having 27% the diameter and 60% the density of Earth. जो मून है वो इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, जो कि पांचवा सबसे बड़ा सैटेलाइट है सोलर सिस्टम में। ये इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है जिसका साइज जो है वो 27% डायमीटर और अर्थ से 60% की डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब अर्थ जितना बड़ा अर्थ है उससे 60% है। द मून इज सेकंड डेंसेस्ट सैटेलाइट आफ्टर आईओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। सरफेस ऑफ मून। The moon is a ball of grey rock which are covered with dust. Its surface is made up of mountains and plain. जो मून है वो एक तरीके की बॉल है जो ग्रे रॉक से बनी हुई है जिसमें बहुत ज्यादा डस्ट है। इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल माउंटेन और प्लेन की तरह है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे सरफेस जो है वो प्लेन नहीं है, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ प्लेन इसका सरफेस है। Use scores shaped holes are scattered over the surface of moon. जो मून का सरफेस है उस पे बहुत ज्यादा छेद है। They are called craters. The scientists believe that they are caused by a crashing of meteoroid, huge piece of rock on the surface of moon. साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो मेटेरॉइड्स है इस पे जो मून है उस पे बहुत ज्यादा होल है और वो जो होल है वहां पे बहुत ज्यादा रॉक्स है। फ्रॉम द अर्थ ए लार्ज फ्लैट एरिया कॉल्ड लो लैंड अपीयर एज डार्क पैचेस while the high land appear as bright part. ये जो फ्रॉम अर्थ से देखा जाए तो जो मून है, मून जो है वो बहुत ज्यादा डार्क अपीयर होता है। उसका जो फ्लैट एरिया है वो लो लैंड है और वो बहुत ज्यादा ब्राइट पार्ट में दिखता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमोस्फेयर द सरफेस ऑफ मून बिकम एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग डे एंड एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग नाइट। वहां एटमोस्फेयर की कमी होने की वजह से जो मून है वहां पे एटमोस्फेयर तो है नहीं, वहां पे सन की लाइट वगैरह तो उतनी पड़ती नहीं है, तो उसकी वजह से दिन में वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात में वो जो लैंड है मून का वो बहुत ठंडा होता है। विद नो एयर, कोई एयर नहीं है वहां पे। देयर इज नो साउंड, वहां पे कोई साउंड नहीं है। और विंड टू स्ट्रिक द रॉकी डस्ट, और वहां पे कोई भी बिल्कुल भी हवा नहीं चलती है। विदाउट एयर वाटर नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन मून, वहां पे हवा नहीं है, पानी नहीं है, इसलिए वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो द मून इज अ स्टिल बैरन एंड लाइफलेस प्लेस, इसीलिए जो मून है वो आज भी एक बैरन यानी बंजर और लाइफलेस मीन्स जहां पे जीवन नहीं हो सकता ऐसी जगह है। फेजेस ऑफ मून, अब मून के फेजेस के बारे में पढ़ते हैं। The moon does not have its own light, मून के पास उसकी खुद की लाइट नहीं होती है। It reflect the light of the sun, मून के ऊपर सन की लाइट पड़ती है, इस वजह से वो हमें दिखता है। मीन्स मून जो है, मून के ऊपर सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है।
When moon phase between the earth and the sun, sunlight fall on the part turned away from us, and so the moon is not visible to us. जो मून है वो अर्थ और सन के बीच में है, इसलिए जब सन की लाइट मून पे जैसे जैसे पड़ती है वैसे ही हमें सन विजिबल हो पाता है, वैसे ही हमें मून विजिबल हो पाता है। अगर सन की लाइट मून पे नहीं पड़ेगी तो हमें मून विजिबल नहीं होगा। दिस हैपन ऑन द न्यू मून लाइट। अगर सन की लाइट मून पे बिल्कुल नहीं पड़ती है तो मून हमें बिल्कुल नहीं दिखता, उसे हम बोलते हैं न्यू मून लाइट। Every night, the illuminated part grow in size till we see the full moon on the 15th day. हर रात थोड़ी थोड़ी लाइट पड़ती है मून के ऊपर, और जब मून पे पूरी लाइट पड़ जाती है 15 दिन के बाद, from the next day the illuminated part decrease in size and become completely invisible on the 15th day. उसके बाद फिर धीरे धीरे सन की लाइट सूरज मून पे कम पड़ना शुरू हो जाती है, तो हमें मून थोड़ा सा आधा ऐसा दिखना शुरू हो जाता है, और 15वें दिन बिल्कुल नहीं पड़ती तो हमें मून बिल्कुल नहीं दिखता, तो उसे हम बोलते हैं न्यू मून डे। ठीक है, मीन्स सन की रोशनी जब बिल्कुल नहीं पड़ती उस पे मून पे, तो हम उसको बोलते हैं न्यू मून लाइट। फिर थोड़ी सी पड़ती है हमें थोड़ा विजिबल होता है, और ज्यादा पड़ती है तो और विजिबल होता है, फिर और पड़ती है, फिर 15वें दिन बहुत ज्यादा पड़ती है तो हमें पूरा मून दिख जाता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है और फिर बिल्कुल नहीं दिखता। तो इस तरीके से फेस चलता जाता है। फ्रॉम वन न्यू मून टू अनदर इट टेक रफली 30 days एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड ल्यूनियर मंथ। एक मून से दूसरे मून, जब हमें एक पूरा मून दिखता है फिर उससे जब दूसरा मून दिखना होता है, उस पूरे टाइम के बीच में 30 days लग जाते हैं। उस 30 days को हम लूनर मंथ कहते हैं। The part of the moon visible to us is called the face of moon. जो मून का वो पार्ट है जो हमें दिखता है उसे हम फेस ऑफ मून कहते हैं। द मून एंड द टाइड्स। मून और टाइड्स के बारे में अब पता करते हैं कि मून और टाइड क्या होता है। Tides are periodic rise and fall of large body of water caused by the gravity of the moon and the sun. जो टाइड है, टाइड्स क्या होती हैं? जब पानी की बड़ी बड़ी लहरें आती हैं ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून और सन की वजह से, उसे हम बोलते हैं टाइड्स। व्हेन वाटर लेवल फॉल इट इज कॉल्ड लो टाइड। जब वाटर लेवल जो है वो गिरने लगता है तो उसे हम बोलते हैं लो टाइड। ईच डे देयर आर 2 हाई टाइड एंड 2 लो टाइड। हर एक दिन 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड आती है। ये किसकी वजह से आती है? ग्रेविटी ऑफ मून एंड सन की वजह से होती है। इट टेक अबाउट 6 आवर फॉर द फॉलिंग वाटर टू रीच लो टाइड। हाई टाइड से लो टाइड में आने में 6 घंटे लग जाते हैं। मीन्स बड़ी बड़ी लहरों से छोटे छोटे लहरों तक आने में 6 घंटे लग जाते हैं। द सन एंड द मून and the earth are in one line during a full moon or a new moon. जब भी फुल मून या फिर न्यू मून होता है उस टाइम पे सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में होते हैं। Their combined gravity causes higher than normal tide on these days. जब ये इस तरीके से एक लाइन में आते हैं उस दिन जो टाइड होती है, मीन्स जो पानी की लहरें होती हैं, वो थोड़ी ज्यादा ही हाई और थोड़ी ज्यादा लो होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ जस्ट एज द मून डज। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो मैन मेड सैटेलाइट है। मीन्स 2 टाइप की सैटेलाइट होती है, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट, एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो नेचुरल सैटेलाइट होती है वो तो भगवान जी ने बनाई है, और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है वो मैन ने बनाई है, यानी मनुष्य ने बनाई है। और जो ये सैटेलाइट होती है ये अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट इज द मून। लाइक द मून, artificial satellite reflect the sun's light and can be seen clearly in the night sky. जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है, बिल्कुल मून की तरह ही जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है
वो भी सन की लाइट में रिफ्लेक्ट करती है, मीन सन की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है, उसे भी हम रात में देख सकते हैं। The space age began in 1957 when first man-made satellite Sputnik was launched to orbit in space by Russian scientists. जो स्पेस एज है वो 1957 में उसकी शुरुआत हुई। पहला जो मैन मेड सैटेलाइट है जिसका नाम स्पुतनिक था, जो रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया, रशिया साइंटिस्ट ने उसको लॉन्च किया था, रशियन साइंटिस्ट ने उसे लॉन्च किया था, स्पेस में उसको भेजा था। सिंस देन थाउजेंड ऑफ सैटेलाइट हैव बीन सेंट इनटू द स्पेस। उसके बाद से हजारों साइंटिस्ट, हजारों जो सैटेलाइट हैं वो स्पेस में भेजे गए। ऑन 12 अप्रैल 1961 को मेजर यूरी गागारिन ऑफ रशिया बिकेम द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड टू गो इनटू द स्पेस। 1961 में 9 अप्रैल 1961 में मेजर यूरी गागारिन जो थे, ये पहले इंसान थे जो स्पेस में गए, वर्ल्ड के पहले इंसान थे जो स्पेस में गए। वेलेंटीना ट्रेशकोवा ऑफ रशिया वाज द फर्स्ट वुमन टू गो इनटू द स्पेस। जो वेलेंटीना ट्रेशकोवा जो थी, जो रशिया की ही थी, वो पहली महिला थी जो स्पेस में गई। अगर मैं आपसे पूछूं पहला आदमी कौन था जो स्पेस में गया, तो आप क्या बताओगे? मेजर यूरी गागारिन जो कि रशिया के थे। अगर मैं पूछूं पहली महिला कौन थी जो स्पेस में गई, आप क्या बताओगे? वेलेंटीना ट्रेस्कोवा। ऑन 3 अप्रैल 1984 स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा become Indian first man to go into the space। 3 अप्रैल 1984 को जो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा है वो पहले इंडियन थे जो स्पेस में गए। पहले इंसान जो पहला आदमी था वो ये था, पहली औरत ये थी। अगर से पूछ रहा है कि पहला इंडियन कौन था जो स्पेस में गया, तो आप क्या बताओगे? राकेश शर्मा। आर्यभट्टा लॉन्च in 1957 was the first Indian satellite। ये पहली इंडियन सैटेलाइट थी जो 1975 में लॉन्च की गई। भस्करा, रोहिणी, एप्पल, इनसैट 1A, इनसैट 2B, इनसैट 3C, इनसैट 3B, इनसैट 3C, इनसैट 3A, इनसैट 3E आर अदर इंडियन सैटेलाइट। ये उसके बाद और भी बहुत सारी सैटेलाइट हैं जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है जो स्पेस में भेजी गई। इन अप्रैल 2008 में इंडिया लॉन्च कार्टोसैट 2A आर मोर सेंसिंग सैटेलाइट इनटू स्पेस। 2008 में इंडिया ने ये वाली सैटेलाइट भेजी। यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये जो इतनी सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं डिफरेंट कंट्री, इनका क्या यूज है, क्या काम है इनका? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल थिंग फॉर मैनकाइंड। जो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए, मानवता के लिए। डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर डिजाइंड फॉर डिफरेंट पर्पस। डिफरेंट तरीके के आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिजाइन किया गया है डिफरेंट पर्पस के लिए, पर्पस से। अब हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज रहे हमारे इस चैप्टर में। सोलर सिस्टम इज शेप लाइक अ डिस्काउंट ऑफ फॉर्म अ टीनी पार्ट ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे। जो सोलर सिस्टम है वो हमारे गैलेक्सी का एक पार्ट है जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड इलेप्टिकल ऑर्बिट। 8 प्लैनेट हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं एक फिक्स ऑर्बिट में। सन की जो डायमीटर है वो इतने किलोमीटर है। लाइट जो सन से अर्थ तक आती है वो 8 मिनट 19 सेकंड लगाती है सन से अर्थ तक आने में। प्लैनेट इज द सेकंड लार्जेस्ट स्पेस ऑब्जेक्ट इन सोलर सिस्टम। प्लैनेट जो है वो दूसरा सबसे बड़ा स्पेस ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में। पहला कौन सा था? पहला सन है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा प्लैनेट है।
अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन, सन से तीसरा प्लैनेट हमारा अर्थ है। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल थिंग फॉर मैनकाइंड। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनुष्य के लिए, मानवता के लिए। वेलेंटीना ट्रेस्कोवा वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू द स्पेस। जो वेलेंटीना ट्रास्कोवा थी वो पहली वुमेन थी जो स्पेस में गई। तो ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो आपको मैंने होमवर्क दिया है, कौन सा होमवर्क, जो 8 प्लैनेट है उनको यहाँ पे भरना, वो आप भर लीजिएगा। और एक सोलर सिस्टम का चार्ट परचेज कीजिएगा स्टेशनरी से, स्टेशनरी जाइएगा, वहां से बोलिएगा कि एक सोलर सिस्टम का चार्ट दे दो। वो सोलर सिस्टम का आपको चार्ट देंगे, उस चार्ट से फोटो काट के अपनी कॉपी में आप पेस्ट कीजिएगा। ठीक है, ये है आपका होमवर्क। थैंक यू।